हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो जो बताऊंगा उन सारे को आप अच्छे से समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये जितने भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ये सारे इस चैप्टर का निचोड़ है। आप इन सारे को आप पढ़ लो, सीख लो और इसको जाके रिवीजन करो। इन्हीं में से सवाल आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहला है कि आवोगाद्रो संख्या क्या होता है। तो आवोगाद्रो संख्या जो है ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ऑप्शन में जहां भी आपको ये चीज दिखे आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक, देखिए ये जो है ये कणों क्या है, यहाँ पे कणों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये मोलों की संख्या है। ये क्या है? मोलों की संख्या। एक एएमयू बराबर होता है 1.6003 इंटू 10 टू द पावर -24। चौथा है एक मोल में कणों की संख्या। तो एक मोल बोलेगा कुछ भी, एक मोल जल, एक मोल HCl, कुछ भी बोलेगा तो उसमें कितने कणों की संख्या होगी? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है आपको क्लास 11th में और क्लास 12th दोनों में ही पढ़ने होते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लेना। आज के बाद आपको कंसंट्रेशन टर्म में कहीं भी कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स में जो है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो तरह से। पहला है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, यानी कि आयतन पर आधारित। जो आयतन पर आधारित है, जिसके फॉर्मूले में आयतन आता है, उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम लोग मास रिलेटेड टर्म, जिसमें द्रव्यमान आएगा, जिसकी फॉर्मूले में द्रव्यमान आएगा, जो द्रव्यमान पर आधारित है। तो जो आयतन पर आधारित है वो है मोलरता, जिसको मोलरिटी बोलते हैं। इसको जो है सूचित करते हैं कैपिटल M से। दूसरा है नॉर्मलता, इसको जो है नॉर्मेलिटी बोलते हैं और इसको जो है कैपिटल N से सूचित करते हैं। तीसरा है आयतन प्रतिशत, परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसको बोलते हैं। फिर चौथा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक खास बात यह है कि ये जो है तापमान पर निर्भर नहीं करता है और इससे ही सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स तापमान पर निर्भर करता है। तो अगर ऑप्शन में ये चारों में से कोई है तो आप टिक लगा दीजिएगा। ज्यादातर चांस रहता है मोलरता। ये जो मोलरता है ये ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं मास रिलेटेड टर्म को देखने के लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब है कंसंट्रेशन टर्म्स में मास रिलेटेड टर्म। मास रिलेटेड टर्म का मतलब होता है द्रव्यमान पर आधारित, जो कि द्रव्यमान पर आधारित है, जो द्रव्यमान से संबंधित है वो टर्म्स। तो है पहला मोल अंश, जिसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको जीटा से सूचित करते हैं। हालांकि इसको ईटा से भी, इस तरीके से ईटा से भी सूचित किया जाता है, लेकिन इसको जीटा और ईटा दोनों से सूचित किया जाता है। ठीक, मोललता है दूसरा, इसको मोललिटी बोलते हैं। इसको जो है स्मॉल m से सूचित करते हैं। पहले हम लोगों ने मोलरिटी पढ़ा था, मोलरता, जो कि बड़ा M से सूचित किया जाता था, लेकिन ये जो मोललता है इसको मोललिटी बोलते हैं, ये स्मॉल m से सूचित किया जाता है। चौथा है ppm। ppm को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और चौथा है द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसमें खास बात यह है कि ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है ये चार टर्म्स, और तापमान पर निर्भर करता है ये चार टर्म्स। हालांकि इसके अलावे भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, फॉर्मेलिटी होती है, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना है तो हमें इतने के विषय में जानकारी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और फिर जो है आप इधर मास रिलेटेड टर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको कंसंट्रेशन टर्म्स समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मोलरता क्या होता है। देखो, मोलरता को मोलरिटी बोलते हैं और इसको कैपिटल M से सूचित किया जाता है। क्लास 11th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे, इसलिए जो जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मोलरता क्या होता है? विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। अगर ये ml में दिया हुआ है तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो फिर 1000 से भाग देना पड़ेगा। जो इसका यहाँ इकाई होता है, सूत्र तो ये है, इकाई इसका जो मात्रक है वो है मोल प्रति लीटर। क्या है? मोल प्रति लीटर। और मैंने आपको बताया था कि तापमान बदलने पर मोलरता भी बदलती है। यहाँ पे ये जो मोलरता हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तापमान पर निर्भर करता है। तो मोलरता के विषय में मैंने आपको यहाँ पे इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसका मात्रक बताया। ठीक, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मोललता। मोललता को अंग्रेजी में मोलैलिटी बोलते हैं। स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसका डेफिनेशन होता है कि विलायक के प्रति किलोग्राम में, इसका डेफिनेशन होता है विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें? केजी में। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से भाग देकर के उसको केजी में चेंज कर लेंगे, फिर यहाँ पर इसका मान रखेंगे। इसकी जो इकाई होती है वो होता है मोल प्रति केजी। क्या होता है? मोल प्रति केजी। और ये तापमान बदलने पर मोललता नहीं बदलती, क्योंकि ये जो है तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारा मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का जो डेफिनेशन होता है वो है डेफिनेशन कि किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों के संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो अब जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है कि किसी घटक के मोल की संख्या बटा सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। किसी घटक के मोलों की संख्या बटा सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या। और इसकी इकाई कोई नहीं है, यानी कि यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये कैसा है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। और सभी मोल प्रभाजों का जो योग होता है, सभी मोल प्रभाजों का योग कितना होता है? 1। यानी कि किसी विलयन का मोल प्रभाज का जो योग होता है वो टोटल जो है किसी विलयन का मोल प्रभाज कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, आणविक या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। कैसे हम लोग आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे? ये 6 यौगिक का मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। इन 6 यौगिकों के उदाहरण से मैं आपको आणविक या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। पहला है CO2। तो CO2 लिखा हुआ है, इसका आणविक या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो क्या लिखा हुआ है? पहला नंबर है CO2। तो यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक, तो कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 से इसको गुना कर देंगे। कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान होता है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। तो इसको अच्छे से ऐड करोगे तो होगा 12 प्लस 16 दूनी 32। तो 32 और 12 44। तो कितना हो गया? 44। और यहाँ पे इसका यूनिट होता है U। तो CO2 का जो आणविक द्रव्यमान हुआ वो कितना हुआ? 44 U हुआ। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है CH4। क्या है आगे? CH4। तो दूसरा नंबर है हमारा
CH4। ठीक, तो CH4 का हम लोग को देखना है, कैसे निकालेंगे, फिर वही काम कि कार्बन एक है, फिर जुड़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 से जुड़ा हो तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक, कार्बन का भी मैंने आपको बताया था कि उसका आणविक द्रव्यमान होता है 12, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 प्लस 4 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। ठीक, तो इसको हम लोग करेंगे तो 12 प्लस 4 गुना 1 तो 4 हो गया, तो 12 4 कितना हुआ 16। तो CH4 का जो है हमारा आणविक द्रव्यमान आया 16 यू। कितना आया 16 यू आया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा है H2O। तीसरा क्या है H2O, तो हम लोग H2O का भी निकालते हैं। तो H2O, तो H2O का कैसे निकालेंगे, फिर वही करना है, H है। ठीक, कितना है 2 को, तो 2 से गुना करना है, प्लस ऑक्सीजन है 1। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान गुना 2, और ऑक्सीजन का मैंने आपको शुरू में ही बताया था ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखेंगे 16, तो 2 1 का 2 प्लस 16, तो आंसर आ गया 18 यू। कितना आंसर आ गया 18 यू आंसर आ गया। हम लोग चौथा देखते हैं, यहाँ पे है SO2। चौथा क्या है SO2, तो यहाँ पे लिखते हैं SO2। SO2 का हम लोग को द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो पहले सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, कितना है ऑक्सीजन 2 गो है। सल्फर का होता है कितना, सल्फर का होता है 16 दूनी 32। ठीक, ऑक्सीजन का होता है मैंने बताया था कि 16 होता है गुने 2। ठीक, तो 32 प्लस 16 दूनी 32, तो 32 और 32 हो गया 64 यू। तो SO2 का जो है आणविक द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया 64 यू हो गया। ठीक, और अब लिखते हैं यहाँ पर 5वां नंबर सवाल है HNO3। क्या है HNO3, तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे है HNO3। तो HNO3 में यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, नाइट्रोजन का 14 होता है, कितना होता है 14। ऑक्सीजन का होता है 16, कितना है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक, 14 1 हो गया 15 प्लस 16 दिया 48, तो यहाँ पे सीधा सीधी हो जाएगा क्या, यहाँ पे 63 यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63 यू। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे कितना आया HNO3 का 63 आया। कितना आया 63। अब हमारा जो है लास्ट बच गया है C6H12O6। C6H12O6 क्या होता है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसका आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए। तो C6H12O6 के लिए हम लोग जो है आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान यहीं पे निकाल लेते हैं इसी पेज पर। तो C6 है, H12 है, O6 है। तो C6H12O6 में कार्बन है 6, तो 6 से गुना कर दिया, प्लस हाइड्रोजन है 12, तो 12 से गुना कर दिया। ऑक्सीजन है 6, तो ऑक्सीजन को भी 6 से गुना कर दिया। कार्बन का होता है आणविक द्रव्यमान 12 गुने 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुने 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुने 6। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96। तो अच्छा से जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 180। कितना आएगा आंसर 180। तो आई होप कि आपको आणविक या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने आ गया। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान निकालने आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग मोलानुपाती सूत्र ज्ञात करने सीखने वाले हैं। तो देखिए मोलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। जैसे बोल रहा है पहला नंबर है बेंजीन, तो सबसे पहले आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप मोलानुपाती सूत्र आसानी से निकाल सकते हो। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। तो मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। तो बेंजीन का सूत्र होता है, पहला नंबर है बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक, तो C6H6 बेंजीन है, ये इसका आणविक सूत्र है। ठीक, इसका हमको मोलानुपाती सूत्र निकालना है। तो होता क्या है, करना कुछ नहीं है, इसको जो है काट देना है। काट देने का मतलब जो कॉमन चीज है उसको काटना है। C6H6 है तो चक्का पहाड़ा से एक बार में ये कट जाएगा, एक बार ये कट जाएगा। तो कार्बन निकला एगो, हाइड्रोजन निकला एगो। तो एक लिखते नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन लिखेंगे। तो ये जो C और H आया ये बेंजीन का हमारा मोलानुपाती सूत्र निकल करके आ गया। तो ऐसे ही हम लोग जो है
इसको कटा करके जो सबसे छोटा रूप आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। तो बेंजीन का हो गया। अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो है वो होता है सूत्र C6H12O6। ठीक, अब यहाँ पर जो है हमको जो है कटाना है। अब कैसे कटाएंगे, देखो यहाँ पर देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है, और एक जल्दी लिखते नहीं हम लोग, एक छुपा रहता है, तो CH2O। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का जो सूत्र का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वही चीज इसका मूलानुपाती सूत्र होता है। तो आई होप कि आपको मूलानुपाती सूत्र का फीलिंग आ गया होगा कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। ठीक, अब है हमारा इथेन। तो इथेन जो है उसका हम लोग को करना है यहाँ पर। तो इथेन होता है C2H6। क्या होता है, इथेन होता है C2H6। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो C2H6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना 3, तो एक लिखते नहीं है, एक छुपा रहता है, तो CH3। तो ये जो CH3 आया ये इसका मूलानुपाती सूत्र आ गया। ठीक, अब चौथा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है H2O2। क्या होता है, H2O2। तो H2O2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो H एक आया, ऑक्सीजन एक आया, एक जल्दी लिखते नहीं है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो HO जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होता है। तो आई होप कि आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसके बाद जो भी वीडियो मैं आपको यहाँ पर अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।